300 से ज़्यादा मकान तोड़े गए। तमाम लाइब्रेरियां, पुरानी ऐतिहासिक इमारतें, करीब 200 के आसपास मंदिर, देव विग्रह सब तोड़ दिए गए। वहाँ पे कौन लोग लड़ते लड़ते मर गए उस विध्वंस के खिलाफ, ये कोई नहीं जानता है। भयंकर डर है और डर से ज़्यादा दुख है। दुख बहुत बड़ा है। धर्म से राजनीति में नुकसान या फायदे का सवाल हम लोग इस सब पे बात नहीं करते हैं। जनता चाहेगी तो इनको रखेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं रखेगी। लेकिन हमको तो योगी वर्सेस मोदी लग रहा है। जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा रहा है उसमें काशी, मथुरा, अयोध्या, ये 3 रिलीजियस साइट्स रहे हैं। मोदी जी ने इतना तोड़फोड़ किया, मंदिर किया, गिरवाया, ये वो, और उद्घाटन कर रहे हैं। तो बनारसी क्या बोलेगा? उसका स्टैंडर्ड आंसर रहेगा कि भैया महादेव जब ले चाहेंगे तब ले मोदी जी रहेंगे, जब नहीं चाहेंगे चले जाएंगे। धरोहर बचाओ संघर्ष समिति बनी, धरोहर बचाओ आंदोलन बना, मंदिर बचाओ आंदोलन बना, और वो सारे लोग चुप हैं। परसों की तारीख में किसी की भी जबान निकली नहीं। बना रहे बनारस। कहते हैं कि बनारस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता है, लेकिन क्या बनारस पर मोदी जी का रंग चढ़ गया है? और जो विश्वनाथ कॉरिडोर की बात हो रही है उसमें क्या बदलाव हुआ है? मेरे साथ अभिषेक श्रीवास्तव हैं, आप सब लोग इनको जानते हैं, पत्रकारिता के लिए मशहूर हैं और इन्होंने हमेशा तथ्यों से कोई समझौता नहीं किया। आज एक लेख भी छपा इनका न्यूज़ लॉन्ड्री में, जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं वो जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। हम समझेंगे कि बीएचयू के छात्र रहे हैं, बनारस के रग रग से वाकिफ़ हैं, बनारस कैसे बदल रहा है, और क्या बनारस के बारे में कहा जाता है कि उसने कभी किसी का रंग बनारस पर नहीं चढ़ा। बनारस पर आपका रंग चढ़ सकता है, आप पर बनारस का रंग चढ़ सकता है, बनारस पर किसी का रंग नहीं चढ़ता है। कैसे देख रहे हैं विश्वनाथ कॉरिडोर की जिस तरह से मार्केटिंग की जा रही है? क्या बदला है और क्या सचमुच जो बनारस की जो आस्था है, बनारस की जो भावना है, उसको चेंज कर दिया गया है और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, ऐसा है कि 3 तरह का नज़रिया है इसको समझने का। पहला नज़रिया उन लोगों का है जिन लोगों को बनारस में हुए बदलाव से लाभ है, फायदा है। दूसरा नज़रिया उनका है जिनको बनारस में हुए बदलाव से कोई मतलब नहीं है। और तीसरा उनका है जिसको नुकसान है। तो जिसको बनारस में हुए बदलाव से नुकसान हुआ वो नुकसान हो चुका है, और उनकी आवाज़ पिछले 4 साल में मीडिया में नहीं आई। क्या नुकसान हो गया सर? नुकसान हो चुका है का मतलब ये है कि जो भी कॉरिडोर बना है, ये तो पहला फेज़ है। हाँ, 25 फेज़ है इस तरह के पूरे प्रोजेक्ट के। पहला फेज़ जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा जी तक का पूरा खाली कर दिया इलाका, ठीक है। और 300 से ज़्यादा मकान तोड़े गए। मलिन बस्तियों से लेके तमाम लाइब्रेरियां, पुरानी ऐतिहासिक इमारतें, करीब 200 के आसपास मंदिर, देव विग्रह सब तोड़ दिए गए, ठीक है। जनवरी 2018 में ये प्रोसेस चालू हुआ, और तब से लेकर अब तक जो आज आप हमसे पूछ रहे हैं, 4 साल में कोई जाके वहाँ पे उन लोगों से पूछा नहीं, उन लोगों की खबर नहीं लिया कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो कहाँ गए, ठीक है। 150 लोग करीब वहाँ मलिन बस्ती में रहते थे, उन लोग का क्या हुआ किसी को पता नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कौन लोग लड़ते लड़ते मर गए उस विध्वंस के खिलाफ, ये कोई नहीं जानता है। कितनी लाशें गिरी, कितने लोग शहर छोड़ के भाग गए, कितने लोगों को मारा पीटा गया, कितने को जेल हुई, किसी को कोई खबर नहीं। क्योंकि आज जब मोदी जी उद्घाटन कर दिए हैं, लोकार्पण कर दिए हैं, तब आप पूछ रहे हैं। 4 साल आप पूछे ही नहीं। यही हाल पूरे मीडिया के साथ है, कोई पूछने नहीं गया। और अब वहाँ जो है वो बदला हुआ इतिहास है, क्योंकि पिछला इतिहास आपको वहाँ दिखेगा ही नहीं। फायदा किसको? फायदा किसको है? तो इस सवाल को पूछने के पहले ये जानना जरूरी है कि ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया है। तो ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया गया, इसका जो है एक व्यवसायिक पक्ष भी है और एक राजनीतिक पक्ष भी है। राजनीतिक पक्ष आप जान रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर से लगा हुआ एक मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो एजेंडा रहा है उसमें काशी, मथुरा, अयोध्या, ये 3 रिलीजियस साइट्स रहे हैं। तो वहाँ पे जो पूरा इलाका खाली करा के तकरीबन 20,000 लोगों के खड़े होने की जगह बनाया है,
तो मस्जिद उससे एकदम वल्नरेबल हो गई है। मतलब पहले क्या था कि मस्जिद घनी आबादी के बीच में थी, अब मस्जिद के सामने 20,000 लोग खड़े हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, ये एक राजनीतिक है। और व्यावसायिक मसला ये है कि बनारस मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मोदी जी को जो है बनारस में ऐसे अवसर पैदा करने हैं जिससे कि उनके खासम खास कुछ लोगों को लाभ हो। ठीक है, तो आप ये पता कीजिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर का ठेका किस कंपनी को दिया गया है, अमेरिका की। ठीक है, वहाँ पे जो टिकटिंग का ठेका है, वहाँ पे जो माला फूल का ठेका है, वहाँ पे जो सड़क का ठेका है, वो सारे ठेके किनके नाम गए हैं, कौन कौन वहाँ पे टूर ऑपरेटर काम कर रहे हैं, आपको सब पता चल जाएगा कि किसका लाभ है और किसका काम है। न्यूट्रल लोग कौन है? न्यूट्रल लोग वो हैं जो जश्न नहीं मना पा रहे हैं, और जो अगर विरोध भी करें तो उनको विरोध में साथ देने वाला कोई है नहीं, उनको आप न्यूट्रल कह सकते हैं। देखिए बनारस में क्या है कि जो आपको परसों फूल बरसता दिख रहा था और पूरा माहौल दिख रहा था, वो तमाम लोग तो मतलब स्थानीय लोग हैं। चलिए दुकानदार हैं, मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आपके इर्द गिर्द कुछ डेवलपमेंट हो गया तो आपको लाभ होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे लोग बड़ी संख्या में हैं जो वहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, शुरू में बोले भी, धरोहर बचाओ संघर्ष समिति बनी, धरोहर बचाओ आंदोलन बना, मंदिर बचाओ आंदोलन बना, और वो सारे लोग चुप हैं। परसों की तारीख में किसी की भी जबान निकली नहीं। क्यों? क्योंकि या तो उन लोगों को डरा दिया गया है या धमका दिया गया है, बहुत लोगों मुकदमे हैं, बहुत लोग जो वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं और दुख के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। ये वो सारे लोग हैं जिनको हम न्यूट्रल कहेंगे, क्योंकि उनके बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची रह गई है। और ऐसे लोगों की बनारस में बड़ी तादाद है जो जानते हैं कि क्या हो रहा है लेकिन बोलने की स्थिति में नहीं है। डर है या वैचारिक सहमति है? डर है, भयंकर डर है, और डर से ज़्यादा दुख है। दुख बहुत बड़ा है। दुख इसलिए क्योंकि आप सोचिए कि एक आंदोलन खड़ा हुआ और ऐसी स्थिति 2018 के मई जून जुलाई के आसपास कि वो आंदोलन सफल होता दिखा। हाँ, बहुत से प्रशासनिक फैसले वापस लिए गए और वास्तव में मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। वहाँ कार्माइकल लाइब्रेरी बहुत ऐतिहासिक लाइब्रेरी, जिसको तोड़ने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका विध्वंस रोका। तो चीज़ें लड़ी गई, ऐसा नहीं है, कानूनी तरीके से भी, सड़क से भी। लाइब्रेरी बच गया? नहीं, तोड़ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद तोड़ दिया गया, अब नहीं है वहाँ पे, ऐतिहासिक लाइब्रेरी थी। तो क्या क्या टूटा, अब क्या हम बताएं आपको। मतलब जिस घर में लाल बहादुर शास्त्री रहते थे वो टूटा, कमलापति त्रिपाठी का घर टूटा, मंडन मिश्र जिन्होंने शंकराचार्य को बहस में हराया था बनारस में, ऐतिहासिक है, मंडन मिश्र का घर टूटा। और मंडन मिश्र के परिवार के पंडित केदारनाथ व्यास शास्त्री, बहुत बड़े विद्वान थे पंडित केदारनाथ व्यास, उनका डेथ हो गया जनवरी 2020 में। और वो धरने पर 87 साल की उम्र में धरने पर बैठ रहे थे अपना घर बचाने के लिए, तोड़ दिया घर उनका। कोई रियायत थोड़ी दिया है, कोई किसी से रियायत नहीं बढ़ता है, सब तोड़ा है एक लाइन ये से। खबरें नहीं आ पाई, मीडिया पहुंचा है मोदी जी के साथ साथ। मीडिया कायदे से, देखिए दिल्ली का मीडिया तो कायदे से पहुंचा पहली बार सेलिब्रेट करने के लिए इसको, और ये पहुंचा लोकसभा चुनाव के पहले 25 अप्रैल 2019 को पहली बार राष्ट्रीय मीडिया और इसके रिपोर्टर बनारस गए और उन्होंने अपने यहाँ पे दर्शकों को देश भर में बताया कि देखो जी, मोदी इन तो गजब कलाकारी कर दी, पूरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, खोल दिया, खाली कर दिया। और ये नैरेटिव गढ़ा गया कि बनारस के लोग अपने घरों के भीतर मंदिरों को चुरा के रखते थे, ये नैरेटिव गढ़ा गया। और साल भर तक जो मंदिर तोड़े गए उस पर एक डेटा नहीं, जो लोग भगाए गए उस पर एक डेटा नहीं। क्यों? क्योंकि 2019 का चुनाव था। मोदी जी ने, आप क्रोनोलॉजी समझिए, 25 मार्च को मोदी जी ने की बनारस में मेगा शो रैली, हाँ, और अप्रैल में मीडिया गया और मीडिया ने दो नैरेटिव गढ़ा। पहला कि बनारस का विकास हो गया, हाँ, इस कॉरिडोर से, और दूसरा कि जिन लोगों ने बरसों से मंदिर अपने घरों में छुपाए थे, मंदिर चोर थे लोग, कोट अनकोट मंदिर चोर कहा गया, उन लोगों को मंदिर जी ने, मोदी जी ने निकाला, घर तोड़वाया और मंदिर बाहर निकाला। और मोदी जी ने खुद 9 मार्च 2019 को उद्घाटन करते समय कहा था
कि मैंने शंकर जी को मुक्त कर दिया है, महादेव को मुक्त कर दिया है। तो जब प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि मैंने महादेव को मुक्त कर दिया है और वही नैरेटिव मीडिया लेके आ रहा है, तो मीडिया आप समझ सकते हैं कोई क्या बोलेगा। सर 25 फेज में होना है, ये पहला फेज है, ये पहला फेज है। कितना बदल जाएगा बनारस? पूरा बनारस का पक्का महाल जिसको आप कहते हैं, जो अर्धचंद्राकार जो गंगा के किनारे पूरा घाट का इलाका है, वो पूरा तबाह हो जाएगा। आज जैसा पहले फेज में दिख रहा है आपको, ललिता घाट, जलासेन घाट से लेके काशी विश्वनाथ तक, उसी को आप एक्सटेंड कर दीजिए प्रहलाद घाट, राजघाट से लेके 80 तक। इस तरह के 25 कॉरिडोर बन जाएंगे। मतलब जैसे गुजरात का जो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो रिवर फ्रंट, भैया एकदम कंक्रीट बन जाएगा। साबरमती के सामने कुछ था नहीं। बनारस और गुजरात में अंतर है। साबरमती के किनारे कुछ नहीं था, पूरा बनारस तो घाट पे है, गंगा किनारे है ना। तो आपको तो घर तोड़ने हैं, लोगों को भगाना है, मंदिर तोड़ने। बनारस में तो गली गली ठोकर ठोकर मंदिर है। 200 से आपको पता है, अन्नपूर्णा जो अभी इन्होंने हल्ला किया कि अन्नपूर्णा की मूर्ति कनाडा से मंगवाई है, मूल अन्नपूर्णा का मंदिर तोड़ दिया। अभी मुक्तेश्वर महादेव देवाधिदेव हैं, महादेव से बड़े हैं, बनारस से गार्जियन हैं, उनका मंदिर तोड़ दिया पिछले साल। लेकिन मॉडर्नाइजेशन तो कर दिया ना, न्यू आर्किटेक्ट, इतना भव्य सर मंदिर बना है, तो कम से कम आस्था के लिहाज से और पर्यटन के लिहाज से तो बड़ी बात। हाँ तो भाई ठीक है, अच्छी बात है ना। जाइए 300 रुपया दीजिए, दर्शन कीजिए, कोई रोक थोड़ी रहा आपको। टिकट लगेगा? अरे मंदिर का सीईओ है महाराज, अब टिकट की बात कर रहे हैं। मंदिर को सीईओ चला रहा है। आपको पता है लास्ट ईयर 2019 में 20 में सॉरी, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 5000 मंदिरों को अवैध करार देते हुए सारे मंदिरों को यूपी स्टेट लॉ कमीशन से एक चिट्ठी भिजवाई, जिसमें पूछा कि क्यों ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आपके मंदिर का सीईओ बना दिया जाए, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका मंदिर हम अधिग्रहण कर लेंगे। 5000 से ज़्यादा मंदिर हैं, शुरुआत यहाँ से हुई है। केवल यूपी स्टेट लॉ कमीशन का लेटर है, उस जो लेख की बात आप कर रहे थे उसमें लगा हुआ है। जो फूल बरसा रहे थे जिन पर, वो मजदूर थे उसमें कि, या वो भी कोई रहे हो, क्या करना है भाई, मजदूर रहे हो या कोई रहे हो, भाजपा कार्यकर्ता रहे हो या लोकल लोग रहे हो, इससे मत, इस चक्कर में मत पड़िए कौन फूल बरसाता है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितने लोग विस्थापित हुए होंगे कॉरिडोर से? भाई 300 से ज़्यादा घर तोड़े गए, ठीक है। और मोटा मोटी मतलब एक अंदाज आप मान लीजिए कि 8 से 10 हज़ार के आसपास का विस्थापन मोटा मोटी है। कहीं उनको जगह तो दी गई होगी गगनचुंबी मार्का में? अब मुआवजा मिला है, जो मिनिमम मुआवजा जो हो सकता था मिला है, और शहर की चौहद्दी पर बाहर के इलाकों में कहीं कहीं कुछ कुछ दे दिया गया रहने के लिए। बनारस ने इसको पचा लिया, आपको क्या लगता है? बनारसी होने के नाते क्या कहेंगे, बनारस ने इसको पचा लिया या अभी बनारस उबल रहा है? बनारस देखिए हर चीज़ पचा ले जाता है। आप ये तो हम कह रहे हैं ना, ये सारी कहानी। बनारस की खूबी ये है कि बनारस का पाचन तंत्र बहुत मजबूत है, बनारस सबको पचा लेता है। और बनारसी अगर कोई है तो वो ये मानता है कि यहाँ पे महादेव की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक सामान्य बनारसी से पूछिए कि भाई मोदी जी ने इतना तोड़फोड़ किया, मंदिर किया, गिरवाया, ये वो, और उद्घाटन कर रहे हैं, तो बनारसी क्या बोलेगा? उसका स्टैंडर्ड आंसर रहेगा कि भैया महादेव जब ले चाहेंगे तब ले मोदी जी रहेंगे, जब नहीं चाहेंगे चले जाएंगे। तो महादेव की इच्छा है, सब महादेव की मर्जी है। अब यही बनारस है, क्या करेंगे आप। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो जश्न मनाया जा रहा है उसके पीछे की त्रासदी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, बनारस के महादेव से यूपी में फायदा होगा बीजेपी को या नुकसान हो जाए? अब ये देखिए, ये तो महादेव पर निर्भर करता है, कब तीसरी आंख खोल दें। आपको क्या लग रहा है? अयोध्या से तो रिपोर्ट आने लगी है, बहुत नुकसान होता दिख रहा है। अयोध्या के साधु बहुत नाराज हैं, उनको लगता है कि उनके पैरेलल एक अलग केंद्र डेवलप कर दिया गया। राम मंदिर बना नहीं, उसके अंदर पैरेलल एक केंद्र डेवलप कर दिया गया। तो काशी, वो तो टीवी पर खुल के बोल रहे हैं अयोध्या वाले कि मोदी जी जाएंगे, उनको नुकसान होगा। यार देखिए, ऐसा है कि धर्म से राजनीति में नुकसान या फायदे का सवाल हम लोग इस सब पे बात नहीं करते हैं। ये सब भाजपाइयों का सवाल है, संघियों का सवाल है। यही तो हिंदुत्व है जो समझाया जा रहा है, हिंदू बनाम हिंदुत्व। लेकिन राजनीति तो मायने रखता है ना सर, ये तो पूरा लोग का जानकार का है ना धर्म की। तो आप बोल रहे हैं शंकर जी से किसको लाभ है, किसको नुकसान है, राम जी से किसको लाभ है, किसको नुकसान है,
ये सवाल तो भाजपा वाला पूछेगा ना, संघ वाला पूछेगा ना कि अरे यार हमको शंकर जी से फायदा है कि कृष्ण जी से फायदा है, क्या करें क्या ना करें। ये हम लोग का सवाल थोड़ी है। लेकिन काशी के जो अयोध्या वाले जो पंडित लोग हैं वो बहुत नाराज हैं। उनको लग रहा है कि उनका सारा कल मीडिया में मैंने देखा एबीपी न्यूज पर, बाद में एंकर को जी 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 करके कैमरा हटाना पड़ा। अयोध्या के साधु को लग रहा है कि उनका जो सेंटर था, जो धर्म का सेंटर था अयोध्या, वो बनारस शिफ्ट हो गया और राम वर्सेज महादेव हो गया। होने दीजिए, ये कोई सवाल है? राम सवाल है। वर्सेस महादेव। राम ने चुनाव जिताया था पिछली बार केंद्र में, यूपी में, इस बार महादेव के सहारे हैं। राम जी आते हैं वोट देने कि राम नाम पर तो वोट मिलता है ना सर। तो भाई जनता चाहेगी तो इनको रखेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं रखेगी। लेकिन आरएसएस के जानकार कहते हैं कि राम प्लस शंकर इस बार हर हर महादेव होगा। मतलब एकदम महादेव तो डिस्प्लेस हो चुके हैं, 2014 में डिस्प्लेस हो गए, हर हर मोदी आ गया था 2014 में। तो क्या लग रहा है 2022 में घर घर मोदी हो जाएगा यूपी में? आपका क्या आकलन? क्या योगी को आप इग्नोर कर रहे हैं? 22 की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, यूपी की बात कर रहा हूँ। तो योगी जी को नहीं चाहते हैं आप? चुनाव तो मोदी जी के नाम पर हो रहा है। पक्का? हमको नहीं पता, हमको नहीं पता है। अरे भाई योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो सीएम का जो सिटिंग सीएम का फेस है वो रहेगा ना कि मोदी जी के नाम पे होगा चुनाव। आप बताइए, योगी जी को हटाना चाह रहे हैं तो बात अलग है। लोग तो कह रहे हैं कि योगी वर्सेज मौर्य हो गया। हमको तो योगी वर्सेज मोदी लग रहा है। अभिषेक श्रीवास्तव हैं, बड़ा सवाल छोड़ के जा रहे हैं। इन इशारों में बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या सचमुच अगर योगी वर्सेज मोदी हुआ, योगी वर्सेज मोदी, तो फिर योगी जी के लिए खतरे की घंटी है। सब कुछ समझिए, दौर ऐसा है, हवाएं गर्म हैं। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। अभिषेक श्रीवास्तव उन्हीं पत्रकारों में से हैं जो तथ्यों के आधार पर इतिहास को आपको बताते हैं। आप मानिए न मानिए, आपको तय करना है। सोशल मीडिया में मौका देता है, अपनी कमेंट जरूर दीजिए। लेकिन लोग इस बार कह रहे हैं कि काशी का जो रंग है वो कभी उतरता नहीं है। देखते हैं कि अयोध्या वर्सेज काशी में कौन फायदे में रहता है। क्या दोनों का मिलन हो जाएगा, या काशी का जिस तरह से महिमा मंडन किया गया है तो अयोध्या वाले नाराज हो जाएं, या अयोध्या की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? एक बात याद दिला दें आपको, बस आप अयोध्या वर्सेस काशी बोल रहे हैं, राम की शक्ति पूजा पढ़े हैं ना? ना पढ़े हैं सर। ना पढ़े हैं। राम जी समुद्र पार करने के लिए किसका पूजा किए थे? बता दीजिए। शक्ति का किए थे ना? तो कौन प्राथमिक है तय कर लीजिए। अब आप अयोध्या की बनारस अब आप तय कर लीजिए। राम जी समुद्र लांघने के लिए पूजा किए थे ना वही शक्ति का। लेकिन अयोध्या के साधु कह रहे थे कि 85 से हमारे नाम पर राजनीति कर ली और अब काशी। साधु तो एजेंट है ना भाई, साधु कहाँ से आ गया? भगवानों की लड़ाई जब आप डायरेक्ट करवा रहे हैं तो साधु कहाँ से बीच में आ गया? तो हमको तो लग रहा है राम बनाम शंकर, राम बनाम शंकर दोनों, राम और शंकर दोनों बीजेपी को तो फायदा देगा। भाई राम जी देखिए ऐसा है कि शक्ति के बगैर कुछ नहीं थे, समुद्र पार नहीं कर पाए। और शक्ति किसकी है? वो शिव की है। और शिव का कौन है? बनारस है। ठीक है, अब इससे आप लाइन लगा लीजिए। मतलब तय है कि इस बार फिर से हर हर मोदी घर घर मोदी होगा। ये अभिषेक जी का अपना आकलन है। अब देखिए आप लोग बात मेरे मुंह में डाल दिया आप। यही सब समस्या है, यही शंभू जी गड़बड़ करते हैं आप। हैं अपनी बात तो साफ बताइए, इशारों में कह रहे क्या होगा 2022 में? अरे हमको नजूमी थोड़ी है महाराज कि हम बता देंगे क्या होगा। तो पत्रकार लोग तो धरती कब मिटेगा ये भी बता देता है। भाई देखिए ऐसा है कि हर हर मोदी 2014 में हुआ, महादेव हो चुके हैं विस्थापित, डिस्प्लेस्ड भगवानों से जो है वोट नहीं मिलता है। भगवान को जिंदा रखिए। अब राम जी को आप उंगली पकड़ के बच्चा की तरह ले आ रहे हैं और चाह रहे हैं कि वोट भी दिलवाएं। महादेव को आप डिस्प्लेस कर दिए, हर हर मोदी कर दिए और चाह रहे हैं वोट भी मिल जाए। ऐसे थोड़ी होता है। भगवान को अपने साथ रखिए तो वोट मिलेगा। आप तो भगवान को जो है विस्थापित कर दिए। चलिए देखते हैं धर्म की राजनीति पर इस बार यूपी में बीजेपी को सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है। फिलहाल मीडिया की जो ताकत है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मोदी जी का जो इवेंट है, मीडिया की जो ताकत है वो घर घर तक
काशी को पहुंचा चुकी है। देखते हैं वो वोट में तब्दील होता है कि नहीं। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। इस गंभीर बातचीत को जो गंभीरता से ही आपको लेना पड़ेगा, वरना आप कमेंट करने के लिए आज़ाद हैं। कुछ आप लिखिए, जवाब दीजिए, बताइए कि होगा क्या। शुक्रिया सर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, और सड़क पर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।